नमस्कार स्टूडेंट्स। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के बालकों का अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मंदबुद्धि बालक से संबंधित अध्ययन करेंगे। मंदबुद्धि बालक जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा को देखें तो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 17 से कम होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि 17 या 17 से कम होती है, 70 या 70 से कम होती है, वो मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। इसके बाद स्किनर के अनुसार जो बालक एक वर्ष में निर्धारित कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। अर्थात जैसे किसी भी क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उनका एक वर्ष का निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को निश्चित समय के अनुसार वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, मानसिक दुर्बलता के प्रमुख विशेषता अर्थात उनको हम किस आधार पर पहचान सकते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर हम मंदबुद्धि बालक को पहचान सकते हैं। जैसे सीमित बौद्धिक क्षमता, यह मानसिक दुर्बलता की सबसे प्रमुख लक्षण बौद्धिक क्षमता है। जैसे हम किसी भी बुद्धि लब्धि को ज्ञात करते हैं, उस बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के कारण ही हम बालक की बौद्धिक स्थिति का पता लगाते हैं। कौन सा बालक सामान्य बुद्धि का है, कौन सा मंद बुद्धि का है, कौन सा प्रतिभाशाली बालक है, तो उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही हम उसका बुद्धि का पता लगाते हैं। इसके बाद सीमित समायोजन व्यवहार, ये मानसिक दुर्बलता में समायोजन योग्य व्यवहार की कमी पाई जाती है तथा ऐसा व्यवहार बहुत ही सीमित मात्रा में बालक करने की योग्यता रखता है। हर जगह पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, बहुत कम सीमित मात्रा में ही वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। इसके बाद शारीरिक न्यूनता में जैसे मानसिक दुर्बलता में मानसिक विकास तो सामान्य से कम होता ही है, साथ साथ उसकी जो शारीरिक विकास में भी सामान्य से हीन व न्यून भावना पाई जाती है। जैसे ऐसे लोगों के होंठ भद्दे, नाटाकट, चेहरे पर सूखापन, चमड़ी मोटी, आँख व नाक में निश्चित सामंजस्य की कमी आदि हमें देखने को मिलता है। अर्थात सामान्य बालक से उसकी जो शारीरिक संरचना है वो थोड़ी भिन्न हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद सामाजिक अयोग्यता में मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति हर जगह पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, उन्हें किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसमें प्रमुख जो शील गुण होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। जैसे आत्मसंयम है, आत्मरक्षा है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अपर्याप्तता आदि इन गुणों की उसमें क्या है, जो शील गुण हैं उनकी कमी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद शिक्षण एवं प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, इसमें मानसिक दुर्बल से ग्रसित व्यक्तियों में उम्र के अनुसार तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा वो किसी न किसी प्रकार से जैसे औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने में या प्रशिक्षण पाने में असमर्थ रहते हैं। और थोड़ी बहुत वो प्रशिक्षण पाते भी हैं तो उनमें अनेक प्रकार की समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। सीमित प्रेरणा एवं संवेग, ऐसे व्यक्तियों को मानसिक दुर्बलताग्रस्त व्यक्तियों में सामान्य संवेगों तथा सामान्य सामाजिक प्रेरणाओं की कमी पाई जाती है। तब वो किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने तथा अपना प्रभुत्व दिखाने, दूसरों से मेलजोल रखने की अत्यंत उनमें कमी पाई जाती है तथा उनमें सामाजिक जो गुण होते हैं उनकी कमी उसमें पाई जाती है। संज्ञानात्मक दुर्बलता, इसमें क्या है कि जैसे मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों में संज्ञानात्मक दुर्बलता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों की स्मृति प्रतिक्षण
प्रतिक्षण काफ़ी अविकसित होता है तथा फलतः इसके ग्रसित व्यक्तियों को संज्ञानात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें काफ़ी मंदित एवं दयनीय स्थिति उनकी होती है। अब इसके बाद स्मरण शक्ति दुर्बल होती है। कोई भी अगर हम उसको बात बताते हैं या कार्य करवाते हैं तो उनकी जो स्मृति है, मेमोरी, वो काफ़ी दुर्बल प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यीकरण की योग्यता का अभाव पाया जाता है। शब्दावली दोषपूर्ण होती है। मौलिकता का अभाव पाया जाता है। रूढ़िवादी एवं ऐसे व्यक्ति अंधविश्वासी होते हैं। अब इसके बाद मानसिक मंदता का वर्गीकरण। मानसिक मंदता का वर्गीकरण, इसे मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे शारीरिक अवस्था के आधार पर, दूसरा दूसरों पर आश्रित होने की अवस्था पर, तीसरा मंदता की मात्रा पर, चौथा बुद्धिलब्धि के आधार पर। तो सबसे पहला है शारीरिक अवस्था के आधार पर। शारीरिक अवस्था जैसे शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाता है या फिर किसी न किसी रोग से वो ग्रसित होता है और पूर्ण रूप से एक सामान्य बालक की अपेक्षा उसमें या तो शारीरिक विकास ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम होता है। जैसे मानसिक आघात, मस्तिष्क आघात पर उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। मंगोलाइड, क्रेटिन बालक, फेनिलकेटोन्यूरिया, हाइड्रोसेफेली, सेरिब्रल पॉल्सी, ये सभी रोगों के नाम हैं। इन रोगों के आधार पर बालक का जो शारीरिक विकास है वो प्रमुख रूप से प्रभावित होता है तथा एक सामान्य बालक की तरह शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। अगला है दूसरों पर आश्रित रहने पर, जैसे स्वतंत्र, आंशिक स्वतंत्र तथा आश्रित। इस प्रकार से बालक का जो मंदता है वो प्रभावित होती है। इसके बाद मंदता की मात्रा पर, काफ़ी बालक ऐसे होते हैं जो अपना कार्य स्वयं भी नहीं कर पाते। काफ़ी बालक ऐसे होते हैं जो अपना कार्य तो कर लेते हैं लेकिन उनमें मानसिक मंदता पाई जाती है। सामान्य बच्चों की भांति वो कार्य नहीं कर पाते हैं, जैसे साधारण मानसिक मंदता, आत्मबल मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता। अब इसके बाद आता है बुद्धिलब्धि के आधार पर, शिक्षा प्राप्त करने वाले और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले। इसके बाद तीसरा बुद्धिलब्धि के आधार पर है संवासित। मानसिक मंदता के कारण, किन किन कारणों से मानसिक मंदता हो सकती है। देखिए, सबसे पहले वंशानुक्रम। सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो वंशानुक्रम का होता है। माता पिता को मानसिक पिछड़ेपन का प्रभाव, माता पिता को मानसिक पिछड़ेपन का प्रभाव। इसके बाद रोग, विभिन्न रोगों के द्वारा मानसिक मंदता हो जाती है, जैसे मेनिंजाइटिस, जर्मन मीटल्स, एपिलेप्सी आदि प्रकार के जो रोग हैं वो मानसिक मंदता को प्रभावी करते हैं। अपरिपक्वता व आघात, काफ़ी बार हम ऐसा झटका हमें मानसिक तौर पर लगता है जिनके कारण हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, अर्थात उसके कार्य करने पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह 2 स्थितियों में होता है, पहला अपरिपक्वता की स्थिति में और दूसरा किसी न किसी प्रकार से चोट लग गई हो या फिर सदमा लग गया हो या फिर किसी न किसी का आघात लग गया हो, उनसे मानसिक मंदता भी आती है। इसके बाद ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी। जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है तो उस समय ऑक्सीजन की जो कमी पाई जाती है उसके आधार पर भी मानसिक मंदता हो सकती है। एक्सरे व विकिरण नामक पदार्थ गर्भावस्था में प्रयोग से मंदता पैदा होना। कई प्रकार के ऐसे टेस्ट होते हैं गर्भावस्था में जिनके द्वारा जो विकिरण निकलती हैं वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। माँ की बढ़ती आयु, 4 वर्ष की अधिक आयु में माँ बनने वाली स्त्रियों के बच्चे में संभावना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में बच्चे पर जो प्रभाव पड़ता है वो नकारात्मक रूप से पड़ता है और उनकी मानसिक मंदता को बढ़ावा देता है। दूषित वातावरण, परिवार एवं विद्यालय का, संवेगात्मक कमी, असंतुलित भोजन के द्वारा भी मानसिक मंदता होती है। अब इसके बाद मानसिक मंदित बालकों के लिए, मंदित नहीं है, मंदित
बालकों के लिए शिक्षा, अर्थात मानसिक मंदत बालकों के लिए हम किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सबसे उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण। पहला कार्य है कि हम जैसे उस बालक का जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है या फिर मंदित बालक है, उसे हम एक प्रशिक्षण के तौर पर उसे कार्य कौशल की योग्यता उसमें प्रदान करें, जिससे वो अपने जीवन में कोई भी कार्य कर सके, तो उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला है आर्थिक प्रशिक्षण, हस्तकौशल की शिक्षा। वो प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा, और वो हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे बालक में अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। इसके बाद सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा, विशेष विद्यालय एवं विशेष शिक्षक। ऐसे बच्चों के लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की गई है जिसे विशेष विद्यालय के नाम से जाना जाता है, और उन विद्यालयों में उनसे ही संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। दैनिक जीवन क्रियाकलापों के चार्ट की व्यवस्था, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग। ऐसे व्यक्तियों के लिए जब हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनके लिए दृश्य श्रव्य जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जैसे उनमें टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, इसमें देखिए वैलेंटाइन के अनुसार परिभाषा दी गई है। समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार, व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। इनके अनुसार जो बालक का व्यवहार एवं व्यक्तित्व है वो किसी प्रकार से असामान्य होता है, वो समस्यात्मक बालक कहलाता है। जैसे चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, क्रोध करने वाला आदि प्रकार के बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। इनके लक्षण जैसे चोरी करना, स्कूल से दौड़ जाना अर्थात क्लास बंक करना, दूसरों को तंग करना, कष्ट देना, अनुशासन का विरोध, कार्य से जी चुराना, मानसिक द्वंद्व, दीन भाव, शारीरिक एवं मानसिक त्रुटि, बुरा आचरण, इस प्रकार के लक्षण हैं इनके। दुखों की उदासी की प्रधानता, अनुपयुक्त व्यवहार, अंतर्वैयक्तिक संबंध कमजोर, अर्थात एक दूसरे के व्यक्ति के मध्य इनके संबंध कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमजोर। इनके जो प्रमुख प्रकार हैं, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, आक्रमणकारी, झगड़ालू, अत्यधिक बेईमान, धोखेबाज, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, इस प्रकार के बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब देखिए इनके लिए जो उपचार विधि है, उपचार विधि में हम इनके कारणों को सर्वप्रथम पता लगाकर उनके समस्या का समाधान कर सकते हैं। निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि के द्वारा इसका समाधान कर सकते हैं। केस स्टडी मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग करके इनका उपचार कर सकते हैं। सहयोग की भावना के द्वारा इनका विकास किया जा सकता है। मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था से इनका विकास किया जा सकता है। अच्छी आदत एवं अच्छा व्यवहार इनके प्रति किया जाना चाहिए तथा अच्छे व्यवहार से संबंधित ही शिक्षा इनको प्रदान करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार एवं अनुशासन की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा पाठ्य सहगामी क्रिया एवं निर्देशन एवं परामर्श भी इनको समय समय पर दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो गई हो, 18 वर्ष के नहीं हुए हों, उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इनसे संबंधित प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। जैसे सबसे पहली परिभाषा गुड के अनुसार कोई भी बालक जिनका व्यवहार सामान्य व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी
कहा जाता है। इवांस के अनुसार जब कोई बालक 18 साल से कम आयु का वह कानून नियमावली को तोड़ता है, बाल अपराधी कहलाता है। अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का बालक कोई भी कानून संबंधी नियमों को तोड़ता है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। स्किनर के अनुसार बाल अपराध की परिभाषा उस कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वस्तु द्वारा दिए जाने वाले अपराध सिद्ध होता है। इनके जो कार्य हैं मुख्य रूप से जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, नशा करना, बिना टिकट के यात्रा करना, दीवारों पर अनुचित बातें लिखना, हत्या करना, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, यौन अपराध करना, इस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा नियमों का पालन न करना, हर समय किसी न किसी को चुनौती देना, बिना उद्देश्य के घूमना, भगोड़ापन, नियमों का पालन न करना, ठगी, बेईमानी करना, इस प्रकार के कार्य ऐसे छात्र करते हैं। अब देखिए ऐसे बालकों बाल अपराधियों की जो विशेषता है, ऐसे बालक प्रमुख रूप शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट तथा संवेगात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, अध्ययन में इनका मन नहीं लगता तथा औसत छात्रों से कम पढ़ते हैं। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है, आवेगशील होते हैं, जिद्दी होते हैं, साहसी होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, बहिर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं, वर्तमान में आनंद में विश्वास रखने वाले होते हैं तथा अपने भविष्य के लिए बिल्कुल भी चिंता करने वाले नहीं होते तथा इनका नैतिक स्तर निम्न होता है। समस्याओं को उचित विधि से हल नहीं कर पाते हैं तथा इनकी जो आयु है 18 वर्ष से कम होती है। और देखिए प्रमुख रूप से बाल अपराध के जो कारण हैं वो दो प्रकार से बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत कारण, दूसरा है पर्यावरणीय कारण। अर्थात बाल अपराध के जो प्रमुख कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत कारण, पर्यावरणीय कारण। सबसे पहला व्यक्तिगत कारण। देखिए व्यक्तिगत कारण और पर्यावरणीय कारण। सबसे पहले हम व्यक्तिगत कारण को पढ़ेंगे, पर्यावरण के कारण को बाद में पढ़ेंगे। इसमें देखिए पहला कारण है वंशानुक्रम, दूसरा शारीरिक, तीसरा है मानसिक। तो ये प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है व्यक्तिगत कारण को, वंशानुक्रम, शारीरिक तथा मानसिक। इसके बाद पर्यावरणीय कारण में सामाजिक वातावरण, परिवार का वातावरण तथा विद्यालय का वातावरण प्रमुख रूप से बाल अपराध के लिए जो प्रभावित करने वाले कारकों में होते हैं। इनमें व्यक्तिगत कारण में शारीरिक कारक, वंशानुक्रम तथा मानसिक कारक। इसमें देखिए सबसे पहले शारीरिक संरचना, शारीरिक दोष, पैतृक दोष, अविकसित शरीर, कम विकसित शरीर, गंभीर बीमारी, इनसे संबंधित बाल अपराध के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। तथा मानसिक रूप से कारक प्रमुख रूप से बौद्धिक कारक, संवेगात्मक निर्बलता, मानसिक रोग, मनोस्नायु विकृति तथा हीन भावना, ये होती है। इसके बाद वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण। इसमें भग्न परिवार के वातावरण में जैसे आपस में परिवार में काफ़ी बार झगड़े होते रहते हैं, दूषित अनुशासन होता है, जैसे गाली देकर काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। असुरक्षा व अत्यधिक सुरक्षा, कई बार बच्चों को हम असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं तथा
कई बार उनको इतना अधिक सुरक्षित कर देते हैं कि वो दमन एवं कुंठा के शिकार हो जाते हैं तथा अनैतिक परिवार, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, माता पिता का चरित्र, माता पिता की अभिवृत्ति, नौकरों की संगति, इस प्रकार से इन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है विद्यालय का वातावरण। देखिए, विद्यालय के वातावरण से संबंधित प्रमुख जो तथ्य हैं, विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण, विद्यालय की स्थिति, विद्यालय का अभाव, अनुशासन का अभाव, शिक्षकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पुस्तकालय व अन्य खेल की सुविधाओं का अभाव, निर्देशन व सेवाओं का अभाव, माता पिता की अभिवृत्ति, नौकरों की संगति। ये विद्यालय से संबंधित नहीं है, पारिवारिक संबंध है। यहाँ पर गलत आ गया है ये। इसके बाद समाज का वातावरण, आर्थिक असमानता, गंदी बस्तियाँ, बेरोजगारी, बुरी संगति, अपराधी क्षेत्र, इनके द्वारा प्रमुख रूप से वातावरणीय ऐसे कारक हैं जो कि बालक को बाल अपराध के लिए प्रभावित, या ऐसे कारण हैं जिनसे बाल अपराध प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। तो छात्रों, आज हमने जो बाल अपराध से संबंधित प्रमुख रूप से बाल अपराधी कौन होते हैं, इनकी परिभाषा, इनके कार्य विशेषताएं तथा इनके कारण से संबंधित अध्ययन किया है। इसके बाद इससे पहले मानसिक मंदता को तथा मंदबुद्धि बालक को भी समझा था। तो आज की क्लास में हम इतना ही। इनको आप 2 से 3 बार सुनिए तथा प्रमुख बातों को आप अपनी नोटबुक पर नोट करना। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के द्वारा आप बताइए। अगली क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।